नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव खन्ना स्वागत करता हूं आपका ब्रिजेश यदुवंशी मैथ क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, संविधान की बहुत अच्छी क्लासें हम लोग रोज करते ही हैं। मूल अधिकार जो भाग 3 था वो हमने कल शुरू किया था, और कल हमने जो पढ़ा था दोस्तों, इसका पहला वाला हिस्सा जो कि समता या समानता का अधिकार था, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। ठीक है, वो हिस्सा हम पूरा कर चुके थे। उसके बाद में जो आगे का हिस्सा है दोस्तों, स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक का हिस्सा है। कौन सा है? स्वतंत्रता का अधिकार। इसके अंतर्गत दोस्तों 19 से 22 तक, ठीक है, इतने अनुच्छेदों को शामिल किया गया है। इसके बारे में आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे दोस्तों। जैसा कि मैं आपको बताता ही हूं कि आपके परीक्षा के लिहाज से तो ये क्लासें होती ही होती हैं, उसी के साथ साथ आपकी जानकारी संविधान के प्रति और मजबूत कर देती हैं दोस्तों। आपको संविधान की और ज्यादा नॉलेज हो जाती है। कल दोस्तों जब मैं आपको ये सारे अधिकार गिनवा रहा था, 6 मूल अधिकार जब मैं आपको बता रहा था, तो 5वां जो मौलिक अधिकार था, जो संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार था, उसके अंतर्गत मैंने बोला तो ठीक था कि आर्टिकल 29 और 30, लेकिन लिख गलत दिया था 32। ठीक है, तो उसको आप ठीक कर लेना, क्योंकि आर्टिकल 32 जो है वो मैंने उसके नीचे वो भी ठीक लिख दिया था, संवैधानिक उपचारों का उपबंध या अधिकार, आर्टिकल 32 ये भी मैंने ठीक लिख दिया था। लेकिन 5वां जो मौलिक अधिकार था ना, जिसमें शिक्षा और संस्कृति का जो अधिकार था, उसमें मैंने बोला ठीक था, लेकिन लिख गलत दिया था। 29-30 है, उसमें मैंने 29 से 32 कर दिया था। इतना आप ठीक कर लेना। ठीक, तो आज हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक जाता है। दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आपसे गुजारिश है, आपसे मेरा निवेदन है कि आप जो है वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आज आपको दोस्तों जो छोटी छोटी बारीकियां हैं वो भी आपको जानने को मिलेंगी। लेकिन हाँ, वीडियो में आज ज्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा, छोटा वीडियो बनाऊंगा ताकि आपका समय भी बचे। कल का वीडियो भावनाओं में ज्यादा बह गया था, मैं चाह रहा था कि सब कुछ एक ही वीडियो में आपको बता दूं, इसलिए वो थोड़ा लंबा हो गया था, उसके लिए सॉरी। लेकिन आज के वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कुछ ऐसा ना छूटे जो आपके काम का हो। ठीक, लेकिन ये भी ध्यान रखूंगा कि वीडियो कम लंबा हो। तो चलिए दोस्तों, अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है ना, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप वहां से जाकर के प्लेलिस्ट है वो पूरा वीडियो देख सकते हैं आप, पहले से लेकर अब तक के जितने भी वीडियो बने हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करेंगे दोस्तों अनुच्छेद 19 से। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दोस्तों पहले 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं हमें दी जाती थी। 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1978, उससे पहले 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी जाती थी आर्टिकल 19 के तहत। लेकिन अब एक हटा दी गई है, 19F, ये मैंने आपको कल भी बताया था। अब जो स्वतंत्रताएं आपको मिलती हैं 6 मिलती हैं। तो 19A की अगर हम बात करें तो दोस्तों ये कहता है आपसे बोलने तथा बोलने और प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक है, 19A आपको बोलने की स्वतंत्रता देता है। आप कहीं भी अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, आप कहीं भी बोल सकते हैं। और वैसे ही प्रेस की जो स्वतंत्रता होती है हमारे यहाँ, उसको भी पूर्ण अधिकार दिया गया है कि उस पर भी किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगेगा, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। जैसे कि राष्ट्रीय हित में अगर बोल रहे हैं तो ठीक है, लेकिन आप ऐसा ना बोलें कि वो राष्ट्र के विरोध में हो, है ना। राष्ट्र की अखंडता और एकता के खिलाफ आप नहीं बोल सकते हैं, किसी की अवमानना आप नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं बोलने के ऊपर कि आप राष्ट्र की एकता अखंडता में नहीं बोलेंगे, राष्ट्र के विरोध में नहीं बोलेंगे, अवमानना, किसी की अवमानना नहीं करेंगे। और यही जो प्रतिबंध है ये दोस्तों प्रेस पर भी लागू किए गए हैं। अगर इन बातों को छोड़ दिया जाए तो आप कहीं भी किस रूप में भी बोल सकते हैं, और प्रेस की स्वतंत्रता तो आप जानते ही हैं। फिर उसके बाद में है आर्टिकल 19 का बी। 19 का बी आपसे ये कहता है कि दोस्तों आप कहीं भी सभा कर सकते हैं ना, समूह बना करके सभा कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो शर्त है वो है बिना हथियारों के। बिना हथियारों के शांतिपूर्ण ढंग से आप कहीं भी कोई भी सभा कर सकते हैं, है ना। तो इसमें है सभा करने का अधिकार, है ना, करने की स्वतंत्रता। आप इतना लिख लिया करो, क्योंकि दोस्तों लिखने में थोड़ा ज्यादा वक्त चला जाता है। अब 19 का सी आपसे ये कहता है कि संघ बनाने की स्वतंत्रता। आप कहीं भी कोई दल बना सकते हैं, कोई संघ बना सकते हैं। ठीक है,
तो ये जो स्वतंत्रता मिलती है दोस्तों, ये 19 के सी से मिलती है, संघ बनाने की स्वतंत्रता। और उसके बाद में है 19 का डी। 19 का डी आपसे ये कहता है दोस्तों, आप भारत के अंदर कहीं भी आ जा सकते हैं, यानी कि घूमने फिरने की स्वतंत्रता। किसमें है? डी में है, घूमने की स्वतंत्रता। घूमने, या मतलब इसको आप कह सकते हैं आवागमन की स्वतंत्रता। आप अखंडित भारत में कहीं भी आ जा सकते हैं, आप पर किसी भी तरीके का कोई टैक्स नहीं लगेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। एक जिस राज्य में आप रहते हैं वहां की नागरिकता, आप जिस देश में रहते हैं मतलब अमेरिका, संघ की भी नागरिकता आपको लेनी पड़ती है। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है, किसी भी राज्य से किसी भी दूसरे राज्य में आप जा सकते हैं, घूम सकते हैं, कोई आपको बाध्य नहीं ठहराएगा। ठीक है, तो घूमने फिरने की स्वतंत्रता या फिर आवागमन की स्वतंत्रता। उसके बाद में है ई में है दोस्तों, भारत के किसी भी राज्य में, भारत के किसी भी कोने में बस जाने की स्वतंत्रता। आप कहीं भी जाकर घर बनाकर रह सकते हैं, कहीं भी भूमि खरीद सकते हैं। तो ये जो स्वतंत्रता देता है हमारा आर्टिकल 19 का ई देता है। लेकिन पहले दोस्तों इसमें एक अपवाद हुआ करता था, जम्मू कश्मीर, जो कि जब से 370 हटा है तो वो भी हट गया है। ठीक, आप जम्मू कश्मीर में भी जमीन ले सकते हैं और वहां पर भी आराम से रह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इतने अधिकार ये दे दिए गए। अब उसके बाद में था एफ, जो कि आपको पता है 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में इसको हटा दिया गया था, और 300A में कानूनी अधिकार बना करके रख दिया गया था। ये क्या था? संपत्ति का अधिकार हुआ करता था। अब उसके बाद जी ये कहता है क्या? कोई भी व्यापार करने की स्वतंत्रता और जीविका चलाने की स्वतंत्रता। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं व्यापार एवं जीविका, किस तरीके से आप अपना जीवन यापन करोगे। ठीक है, ये सुविधाएं, व्यापार एवं जीविका चलाने की जो स्वतंत्रता है वो आर्टिकल 19 का जी देता है। ठीक है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहले में क्या है? 19 के बोलने की और प्रेस की स्वतंत्रता, दूसरे में सभा करने की स्वतंत्रता, सी में संघ बनाने की स्वतंत्रता, और डी में घूमने फिरने की स्वतंत्रता, और ई में बस जाने की स्वतंत्रता, कहीं भी बस जाने की स्वतंत्रता, है ना, मतलब भारत के अंदर कहीं भी बस जाने की स्वतंत्रता। एफ पहले हुआ करता था 44वां संविधान संशोधन वो 1978 में 301 के तहत अब इसको रख दिया गया है। ठीक है, कानूनी अधिकार में। फिर उसके बाद जी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता। दोस्तों ये जो स्वतंत्रता का अधिकार था, आर्टिकल 19 जो था, ये केवल भारतीय नागरिकों पर ही लागू होता है, विदेशियों पर लागू नहीं होता। इतना आप ध्यान रखें दोस्तों। छोटी छोटी बातें भी आपके काम की तो है ही है, साथ ही साथ आपके एग्जाम में भी आपसे पूछी जा सकती हैं। ठीक, तो ये केवल देशी नागरिकों पर ही, अपने देश के नागरिकों पर ही लागू होता है। हम किसी विदेशी को क्यों कोई छूट देंगे कि वो कहीं भी आके कोई भी व्यापार शुरू कर दे, है ना। जैसे कि हमने पहले किया था कि जब देश आजाद नहीं था, अंग्रेज सबसे पहले व्यापार करने ही आए थे, है ना, तो उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा था। कोई विदेशी हमारे देश में आकर क्यों संघ बनाए, ठीक है, क्यों वो फालतू बोले, किसी के खिलाफ भी बोल सकता है। तो ये जो सुविधाएं हैं ये केवल हमारे देश के नागरिकों को ही दी जाती हैं, विदेशियों को नहीं दी जाती हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले आर्टिकल की ओर और अगले अनुच्छेद की ओर। अनुच्छेद 19 आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब है दोस्तों अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, है ना। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अब इसका अर्थ क्या है आपके समझ में? ये संवैधानिक भाषा है दोस्तों, अच्छे से समझ में नहीं आती है एकदम से, ठीक है, लेकिन मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, इसका अर्थ ये हो गया दोस्तों, अगर किसी से कोई अपराध हो जाता है, उस पर दोष सिद्ध हो जाता है, तब भी दोस्तों 3 प्रकार के अधिकार इस व्यक्ति को भी दिए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? अगर दोष सिद्ध हो गया है तो दोस्तों एक जुर्म के लिए सिर्फ एक ही बार सजा
दी जा सकती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक जुर्म कर दिया उसकी सजा अब भी दे दी और बाद में भी दे दी, ऐसा नहीं होगा। इस पर आधारित एक फिल्म भी आई थी, अंधा कानून। ठीक है, वो अमिताभ बच्चन जी की मूवी थी। उसमें अमरीश पुरी साहब अपने आप को मतलब मरा हुआ सिद्ध कर अमिताभ बच्चन को जो है सजा दिलवा देते हैं। वो सजा काट लेते हैं झूठे मर्डर केस में अमरीश पुरी जी साहब के। अब होता क्या है, बाद में उन्हें पता चलता है कि जिस व्यक्ति का मर्डर मैंने किया था कानूनी दस्तावेजों में, वो तो अभी जिंदा है और उसकी सजा मैं काट चुका हूं। तब आपने देखा होगा कि मूवी के अंत में अमरीश पुरी साहब को अमिताभ बच्चन जी अदालत के अंदर ही मारते हैं और वहां पर ये वाली बात कहते हैं कि हमारा भारतीय संविधान एक जुर्म की केवल एक ही बार सजा देता है और इनके मर्डर की सजा मैं पहले ही काट चुका हूं, और वो उनका मर्डर उस समय कर देते हैं। ठीक है, तो एक जुर्म के लिए सिर्फ एक बार सजा, एक जुर्म के लिए एक बार सजा, एक बार सजा का प्रावधान दिया गया है। दूसरा क्या है कि कोई अगर जुर्म हो गया है तो उससे संबंधित जो सजा है या जो उसके लिए दंड दिया जाएगा वो वही दंड दिया जाएगा जो उस समय होगा, उस समय लागू होगा। ऐसा नहीं है कि हम भूतपूर्व कार्यवाही करें या भविष्यकालीन कार्यवाही करें। यानी किसी व्यक्ति ने कोई जुर्म कर दिया है तो जिस जुर्म के लिए उस समय जो सजा होगी वही दी जाएगी। एक एग्जाम्पल के तौर से मैं आपको समझाता हूं कि मान लीजिए 10 साल पहले मर्डर की सजा फांसी हुआ करती थी और किसी व्यक्ति ने मर्डर कर दिया, और जिस समय मर्डर किया है मतलब वर्तमान में उस समय सजा 5 साल है, तो वो 5 साल की ही काटेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वो जो पहले 10 साल हुआ करती थी 10 साल की काटे। या फिर किसी व्यक्ति ने कोई मर्डर कर दिया या मतलब कोई भी जुर्म कर दिया, है ना। अब दोस्तों होता क्या है, ऐसा नहीं है कि कोई भी बदला लेने के लिए, मतलब कोई अगर सत्ता में मजबूत से कोई पार्टी है और वो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया तो उसको पता है कि इस जो जुर्म किया गया है व्यक्ति के द्वारा वो थोड़ा कमजोर है, मैं इसको और ज्यादा सजा देना चाहता हूं। और मान लो वो इतनी पावर है कि संसद में जा करके जो है प्रावधान कर सकता है, संविधान में संशोधन करके सजा चेंज कर दे, है ना, आगे जा करके। तो आगे जाकर के अगर सजा चेंज होती है या करवा दी जाती है तो उससे मायने नहीं रखता। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो जुर्म हुआ है उसकी केवल वही सजा मिलेगी जो उस समय होगी, ना तो भूतकालीन ना ही भविष्यकालीन। अब तीसरी बात जो है दोस्तों वो इसमें ये वाली दे दी गई है कि किसी भी अपराधी को अपने ही खिलाफ अदालत के अंदर गवाही देने के लिए बाध्य नहीं ठहराया जाएगा। ये सारी बातें आप लिखते चलना कि किसी भी अपराधी को अदालत के समक्ष अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं ठहराया जा सकता। ठीक है, ये जो सुविधाएं देता है ये अनुच्छेद 20 देता है किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को अगर उस पर जुर्म सिद्ध हो जाता है। एक जुर्म की केवल एक बार सजा मिलेगी और जो सजा जिस उस समय है वही सजा मिलेगी और अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य उसको नहीं ठहराया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे। आगे जो आर्टिकल है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और इसमें आपके बहुत सारे संशय भी दूर हो जाएंगे। आर्टिकल 21 जिसे हम कहते हैं दोस्तों प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। दैहिक स्वतंत्रता आर्टिकल 20 जो था, जो हमने इससे पहले पढ़ा, वो हमारे देश के नागरिकों पर तो लागू होता ही होता है, साथ ही साथ वो विदेशी नागरिकों पर भी लागू होता है। ठीक है, अब ये जो आर्टिकल 21 है ये भी दोस्तों जैसा कि मैंने इससे पिछले वीडियो में बताया था कि ये जो आर्टिकल है ये भी दोस्तों नागरिकों पर तो लागू होता ही होता है भारत के। अन्यथा अगर विदेशी कोई नागरिक भारत में आकर रह रहा है या किसी भी काम से आया हुआ है तो ये आर्टिकल उस पर भी लागू होगा। ठीक है, मतलब विदेशियों पर भी लागू होता है और देश के नागरिकों पर भी लागू होता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसका अर्थ क्या है? प्राण का मतलब होता है दोस्तों जीवन और दैहिक का मतलब होता है जो हमारा शरीर है। ठीक है दोस्तों, मैं देख रहा हूं कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें शब्दों का अर्थ मालूम नहीं होता है और वो रट लेते हैं। तो रटने से चीजें हमेशा के लिए याद नहीं रहती हैं। हो सकता है कि कल को एग्जाम में आज रट के चले गए हो तो वो चीज वहां पर काम में आ जाए। ठीक है, आप बात को ठीक से समझोगे ही नहीं तो आपके समझ में कुछ भी नहीं आने वाला। तो जैसे कि मैंने बताया प्राण का मतलब होता है जीवन और दैहिक का मतलब होता है शरीर। ठीक, तो दोस्तों प्राण एवं दैहिक की जो स्वतंत्रता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो प्रत्येक नागरिक को और विदेशी नागरिकों को दी गई है, इसका अर्थ यह हुआ कि संसद विधि द्वारा
तो किसी का प्राण ले सकती है, किसी का जीवन ले सकती है, और किसी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो कि उसकी दैहिक स्वतंत्रता होती है उसको भी समाप्त कर सकती है, लेकिन विधि द्वारा। अन्यथा आप किसी का जीवन नहीं ले सकते। इसका ठीक मतलब ऐसे ही हुआ, जो कि आईपीसी हमारा सेक्शन है, इंडियन पिनल कोड, उसके अंतर्गत ये व्याख्याएं दी गई हैं कि ये कार्य होंगे तो जुर्म माना जाएगा, और अगर जुर्म हुआ है तो इसके लिए ये सजा दी जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे ही यहाँ पर है कि प्राण अगर किसी व्यक्ति की जिंदगी लेनी है, किसी व्यक्ति का जीवन खत्म करना है, तो वह विधि द्वारा है ना। विधि क्या होगा, जो आईपीसी व्यक्त करती है उसके द्वारा ही आप प्राण भी आप ले सकते हैं, और आप जो है दैहिक स्वतंत्रता को भी समाप्त कर सकते हैं। मतलब व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता होती है उसको भी समाप्त कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। प्रत्येक नागरिक को, विदेशी नागरिक को अपना जीवन जीने का और अपनी दैहिक सुधारों का जो स्वतंत्रता है वो प्रत्येक नागरिक को और विदेशी को दी जाती है। किस तरीके से दी जाती है मैं इसको थोड़ा सा समझाता हूँ। देखो दोस्तों, एक बात हुआ था 1978 में। 1978 में जो बात हुआ था, मतलब एक मामला था, वो क्या मामला था, मेनका गांधी बनाम भारत संघ, है ना, ये एक मामला हुआ था। अब इस मामले को समझाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि दोस्तों, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता वाला जो ये आर्टिकल है हमारे भारतीय अनुच्छेद के अंतर्गत, ये स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है और मूल अधिकारों के अंतर्गत आता है। लेकिन हमने क्या पढ़ा कि दोस्तों, हमारा जो मूल अधिकार वाला भाग है, भाग 3, उसके अंदर 12 से लेकर 35 तक आर्टिकल आते हैं। ठीक, फिर दूसरी बात, ये जो आर्टिकल 21 है इसके अंदर इतनी स्वतंत्रताएं दे दी गई हैं जो पूरे भाग 3 में नहीं है। मतलब 12 से लेकर 35 तक जितने भी आर्टिकल है ना, सब में इतनी स्वतंत्रताएं नहीं है जितनी अकेले अनुच्छेद 21 में दे दी गई हैं। क्योंकि दोस्तों, प्राण और दैहिक, जीवन और शरीर, ये पढ़ने में छोटे से शब्द आपको जरूर लगे, लेकिन अगर आप इनको परिभाषित करेंगे तो दोस्तों कई पेज कम पड़ जाएंगे। जिंदगी जीने की परिभाषा में और अपना शरीर के सुधार की परिभाषा में दोस्तों बहुत बड़ा, मतलब एक व्यापक एरिया बनकर तैयार होता है, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये वो बात था 1978 मेनका गांधी वर्सेस भारत संघ। ठीक है, तो इसी में जो है बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे बदलाव किए गए। तो इसी ने जो है इस आर्टिकल की परिभाषा ही चेंज करके रख दी। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि एक तरफ जीवन, अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूं और एक तरफ लिख देता हूं शरीर या फिर दैहिक स्वतंत्रता ही यहाँ पर रहने देते हैं ना। अब तो आप समझ ही गए होंगे क्या होता है। तो देखो दोस्तों, कुछ जरूरतें ऐसी होती हैं जो जीवन जीने के लिए जरूरी हैं, कुछ जरूरतें ऐसी होती हैं जो हमें हमारा शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जरूरतें होती हैं। जैसे कि दोस्तों, अब देखते रहना आप कितनी प्रकार की स्वतंत्रताएं इसमें दी जा सकती हैं। ये 1978 वाला केस के अनुसार जो ये था। ठीक है, देखो जैसे कि जीवन जीने के लिए सबसे पहले पानी की आवश्यकता है दोस्तों, है ना, पानी की आवश्यकता, और बिजली यानी कि विद्युत स्वतंत्रता, शोर से मुक्ति, शोर मतलब जो शोर शराबा होता है, शोर से मुक्ति, और प्रदूषण से मुक्ति। शोर नहीं होगा तो हम अपने आप को थोड़ा रिलैक्स महसूस करेंगे, प्रदूषण नहीं होगा तो हमारा शरीर ठीक रहेगा, बिजली होगी तब भी हम जो है बिजली का उपयोग कर करके अपने जो आधारभूत जरूरतें हैं उनको पूरा कर सकते हैं, और पानी तो आप जानते ही हैं जीवन है। तो ये सारी स्वतंत्रताएं। और फिर दूसरी बात, पर्यावरण की स्वतंत्रताएं, है ना। फिर और एक अगली बात, पर्यावरण की स्वतंत्रता हो गई, शोर की हो गई, प्रदूषण की हो गई, और सोने की दोस्तों, जो हम स्लीप जिसके लिए इंग्लिश शब्द होता है, सोने की भी जो स्वतंत्रता है दोस्तों वो भी आर्टिकल 21 ही देता है। अब जैसे कि आपने देखा होगा कई बार ये आता है कि मंदिरों पे से, मस्जिदों पे से लाउड स्पीकर हटा दिए जाएं। तो दोस्तों ये मुद्दा ऐसे ही नहीं उठ जाता, क्योंकि ये मुद्दा उठाने की जो गारंटी देता है वो आर्टिकल 21 ही देता है। क्योंकि जो दैहिक स्वतंत्रता वाला हिस्सा है उसमें अगर हमें स्वस्थ रहना है तो इन बातों का ध्यान देना होगा। तो इसलिए ये मुद्दे उठते रहते हैं कि आर्टिकल इसकी गारंटी लेता है कि हम राज्य सरकार ऐसा नियम बनाए कि शोर शराबा ना हो। और आप देखते हैं मंदिरों पे, मस्जिदों पे इस तरह के लाउड स्पीकर बजते हैं तो कोई ना कोई साल में, 2 साल में, 6 महीने में इस तरीके का मुद्दा उठ करके आ जाता है, आप सब लोगों के सामने आता है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा क्यों आता है। तो आर्टिकल 21 इसकी स्वतंत्रता देता है। प्रदूषण से मुक्ति, ये भी दोस्तों एक नागरिक का पूरा अधिकार है।
पर्यावरण अच्छा होना चाहिए, इसका भी पूरा पूरा अधिकार है। अच्छी नींद आनी चाहिए, अच्छी नींद कब आएगी, जब शोर नहीं होगा, प्रदूषण नहीं होगा, ये भी अधिकार है। बिजली भी और पानी भी। तो ये तो हो गई दोस्तों दैहिक स्वतंत्रताएं। ये तो केवल छोटा सा हिस्सा है, बहुत सारी सुविधाएं आपको आर्टिकल 21 देता है। फिर जीवन का अधिकार दोस्तों, जीवन का जो अधिकार है ये एक व्यापक अधिकार है। जीवन का अधिकार इतना महत्वपूर्ण है, मतलब अगर इसको परिभाषित करें तो जब जो हमने अभी आर्टिकल 19 पढ़ा था, तो पूरा का पूरा आर्टिकल 19 इसी में समाहित हो जाता है। ये बात लिखी हुई है आर्टिकल 21 में कि आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, यानी पूरा आर्टिकल 19 आर्टिकल 21 में ही समाहित हो जाता है। जीवन का जो एक क्षेत्र है, जो इसकी परिभाषा है जीवन जीने की, तो दोस्तों बहुत बड़ी है। उसमें हर प्रकार की स्वतंत्रताएं तुम्हें चाहिए। तो इसमें आपने देखा होगा कि 2017 में जो निजता का अधिकार था, प्राइवेसी, निजता का अधिकार इसी में शामिल कर दिया गया था। और दोस्तों ये आपसे कई बार पूछा गया है, यूपीएससी तक में प्रीलिम्स में आपसे पूछा गया है कि निजता का जो अधिकार है वो किस आर्टिकल के तहत रखा गया है। वो रखा गया है 21 के अंदर। अब दोस्तों इसमें क्यों रखा गया है ना, इसका भी एक कारण है, क्योंकि ये जो हमें देता है जीवन जीने की स्वतंत्रता देता है। जीवन व्यक्ति खुद कैसा जिएगा ये उसके ऊपर आधारित करता है। अब निजता का जो अधिकार है ये देखो कैसे परिभाषित होता है, जैसे कि व्यक्ति को शादी करनी है या नहीं करनी है, ये उसका अपना अधिकार है, अपना जीवन कैसे व्यतीत करेगा। ठीक, या फिर उसको शादी के बाद बच्चे करने हैं या नहीं करने हैं, ये उसकी खुद की जिम्मेदारी है, खुद पर निर्भर करता है। कोई सब बाध्य नहीं कर सकता कि आपको बच्चे करने ही करने हैं या फिर आपको शादी करनी ही करनी है। कोई व्यक्ति किसी के साथ रिलेशनशिप में रह रहा है या फिर कोई व्यक्ति अकेला रह रहा है, तो वो भी उसका अपना जीवन जीने का एक अलग तरीका है, उसमें कोई भी दखल अंदाजी नहीं कर सकता। ठीक है, और अपने परिवार के प्रति वो कैसा रह रहा है, अलग रह रहा है, उनके साथ में रह रहा है, अपने परिवार को कैसे मेंटेन करके चल रहा है। ठीक है, ये जो सारी बातें आती हैं ये जीवन जीने के अधिकार में आती हैं। तो ये सब क्या था, ये सब निजता थी, प्राइवेसी थी। इसलिए दोस्तों जो निजता का अधिकार था वो आर्टिकल 21 में रखा गया, क्योंकि आर्टिकल 21 हमसे कहता है जीवन जीने की स्वतंत्रता, यानी प्राण की स्वतंत्रता। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। जैसे कि पर्यावरण की अगर मैं यहाँ पे बात करूं, पर्यावरण मतलब स्वच्छ पर्यावरण जो लेने का अधिकार है वो भी एक नागरिक का होगा। तो इन्हीं बातों को ध्यान रखते हुए भारतीय संसद ने राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 ये पारित किया गया दोस्तों। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण बनाया गया, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, इससे क्या होगा कि राज्य ये कोशिश करेगा अपने नागरिकों के लिए कि वो उन्हें स्वच्छ पर्यावरण दे सके, स्वच्छ हवा का बंदोबस्त कर सके, स्वच्छ पानी का बंदोबस्त कर सके, बिजली समय समय पर मिलती रहे जितनी उसके लिए जरूरत है। तो ठीक है, ये भी आपसे पूछ लिया था। और इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर दोस्तों, वो मैंने आपको बताया कहाँ पर है, नई दिल्ली में, है ना। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय बनाया गया है। ठीक है, ये वाली बात तो आ गई यहाँ पर। अब दूसरी बात दोस्तों, एक बात और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आर्टिकल 21 ही पढ़ रहे हैं, ये मिट गया है धोखे से, लेकिन आप कंटिन्यू रहना। जैसे कि मैंने बताया कि जीवन जीने का जो अधिकार है दोस्तों, है ना, जीवन जीने का जो अधिकार है ये केवल क्या व्यक्ति पर ही लागू होता है, ये विदेशियों पर, नागरिकों पर, ये तो सारे व्यक्ति हो गए, मनुष्य हो गए, ये लागू होता है दोस्तों जानवरों पर भी। ठीक है, ये जानवरों पर भी लागू होता है। इसीलिए दोस्तों जो तमिलनाडु के अंदर एक पर्व मनाया जाता था, या मतलब एक खेल होता था जिसको जलीकट्टू नाम से होता था, उसके अंदर जो है बुल फाइट हुआ करती थी। ठीक है, तो उस पर प्रतिबंधित कर दिया गया है उसको, क्योंकि जीवन जीने का अधिकार तो जानवरों को भी है ना। तो उसमें मर भी जाते थे, घायल भी हो जाते थे जानवर, चोटें भी लग जाती थी। और इसीलिए दोस्तों जो पहले बैलगाड़ी की दौड़ होती थी या फिर घोड़ा गाड़ी की दौड़ होती थी, कई राज्यों में हुआ करती थी, तो इस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्योंकि आर्टिकल 21 कहता है जीवन का अधिकार। इसमें मनुष्य भी शामिल हैं, जानवर भी शामिल हैं। ठीक, फिर दूसरी बात, अब मैं यहाँ पर आता हूं, जीवन का जो अधिकार है, क्या दोस्तों
ये इतनी पावर किसी व्यक्ति को दे देता है कि वो अपना जीवन अपनी मर्जी से जी तो रहा है, क्या वो अपनी मर्जी से मर भी जाए? मतलब मेरा जीवन है और आर्टिकल 21 मुझे कहता है कि जीवन जीने का अधिकार है, तो मैं इसको जीऊं या खत्म कर दूं, ये तो मेरे हक में होना चाहिए। तो दोस्तों ये मुद्दा भी हमारे देश में कई बार उठा है। 1994 का मैं एक केस आपको बताऊं, 1994 में था, उनका नाम मेरे नाम दिमाग से थोड़ा सा स्लिप हो रहा है, राठी नाम केस 1994 में हुआ था। इसके अंदर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने एक परिभाषा दी थी कि जीवन के अधिकार के अंदर ही मृत्यु का अधिकार भी शामिल है, यानी कि आदमी अपनी इच्छा मृत्यु भी अपनी मर्जी से कर सकता है। लेकिन इसके बाद एक केस और हुआ, ज्ञानकोर वर्सेस पंजाब सरकार। एक ये केस हुआ था दोस्तों इसी के ठीक बाद, है ना। पहले क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने राठी नाम केस में 1994 में ये अवधारणा दे दी थी कि जीवन का जो अधिकार है उसके अंदर मृत्यु का भी अधिकार है, क्योंकि जीवन के अधिकार के अंदर ही निहित है कि हम कैसे जिए या मरे। तो यहां पर ये परिभाषा दी थी, और इसी के लिए जो दो धाराएं होती हैं दोस्तों आईपीसी की, इंडियन पीनल कोड, एक थी 306 और एक थी 309। ये आपको दिखाई दे रहा है, हाँ ठीक है, एक 306 और एक 309, ये दो धाराएं थी आईपीसी की, है ना, इंडियन पीनल कोड की। 306 इसमें क्या है दोस्तों, 306 में ये प्रावधान किया गया है कि अगर आप किसी को आत्महत्या के लिए उकसाते हो तो आपके लिए दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी, और जिसके लिए अधिकतम सजा 10 वर्ष अथवा आपके पास जो है मतलब आर्थिक दंड भी आपको लगा सकता है, आपको जुर्माना भी लगाना पड़ सकता है, ठीक है। आईपीसी की धारा 306, अगर आप आत्महत्या के लिए किसी को उकसाते हो। फिर दूसरी बात, आईपीसी की धारा 309 ये क्या कहती है कि अगर आप आत्महत्या की कोशिश करते हो तो वो भी कानूनन अपराध है और उसके लिए भी आपको दंड दिया जा सकता है। तो ये जो दो धाराएं हैं आईपीसी की दोस्तों, दोनों आत्महत्या से रिलेटिव हैं, ये उकसाने के लिए और ये अपनी खुद की कोशिश करने के लिए। तो 1994 में इस धारा को समाप्त कर दिया गया था, है ना, कि जीवन का अधिकार इच्छा मृत्यु का अधिकार भी देता है। लेकिन जब ये ज्ञानकोर वर्सेस पंजाब सरकार वाला केस आया, इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही निर्णय को पलट दिया और ये कह दिया कि जीवन जीने का अधिकार के अंतर्गत इच्छा मृत्यु का अधिकार नहीं है। यानी कि हम साफ साफ कह सकते हैं कि हमें जीवन जीने का ही अधिकार है, मरने का अधिकार नहीं है। किसी भी परिस्थिति में हम अपने आप को समाप्त नहीं कर सकते हैं, है ना। इसीलिए हमारे देश में इच्छा मृत्यु एक दंडनीय अपराध है। कुछ देशों में लागू है, हमारे यहाँ इस पर बहुत बड़ी बहस है, बहुत बड़ी चर्चा है। आगे आगे तो पता नहीं क्या हो, लेकिन फिलहाल वर्तमान में एक दंडनीय अपराध है। अब आपको क्लियर हो गया आर्टिकल 21, ठीक है दोस्तों। अब एक चीज और मैं आपको बताऊं कि एक संविधान संशोधन हुआ 86वां, और ये हुआ 2002 में। 86वां संविधान 2002 में हुआ और इसके अंदर एक आर्टिकल जोड़ दिया गया 21 का। ये तो 21 पढ़ा हमने, लेकिन 21 का जोड़ दिया। इसमें ये प्रावधान कर दिया गया कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होंगे देश के किसी भी राज्य के, 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होंगे, उन्हें एक तो अनिवार्य शिक्षा, देश को साक्षर बनाने का सबसे अच्छा कदम, और दूसरा जो था इसी में निःशुल्क शिक्षा, ठीक है। ये एक अच्छा कदम था, चाहे वो गरीब का बच्चा है या अमीर का बच्चा है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों की जो शिक्षा की जिम्मेदारी होगी वो राज्य सरकार की होगी। अनिवार्य शिक्षा साफ साफ लिख दिया गया है, और निःशुल्क शिक्षा, ये थोड़ा गलत लिख दिया दोस्तों, निःशुल्क शिक्षा। इस तरह की गलतियां होती रहती हैं, जैसे कि पिछली क्लास में हो गई थी, मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था, 21 का जोड़ा गया। उम्र भी पूछ ली जाती है दोस्तों आपसे, कैसे पूछ लिया जाता है, शुरू के 8 साल के बच्चों को, 6 से 10 साल के बच्चों को, 6 से 14 साल के बच्चों को। तो ये भी आप याद रखना, संविधान संशोधन भी आप याद रखना, और ये भी आप याद रखना, ठीक है। ये 1 दिवसीय परीक्षाओं के
लिहाज से बहुत जरूरी आपके लिए हो जाता है। तो यहाँ पर हो जाता है हमारा आर्टिकल 21 समाप्त। अब चलते हैं दोस्तों आर्टिकल 22 की ओर। अनुच्छेद 22, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध के संबंध में संरक्षण, है ना। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध में संरक्षण, ये आर्टिकल 22 है। ठीक है, दो भागों में है, गिरफ्तारी में संरक्षण, निरोध में संरक्षण, है ना। दोनों भाग पढ़ेंगे हम, अच्छे से पढ़ेंगे, पेशेंस बनाए रखना दोस्तों। देखो, अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है तो पहले तो उसके पास 3 प्रकार की सुविधा, कोई अधिकारी मनमाने ढंग से गिरफ्तार नहीं कर सकता। पहली बात तो इसमें यही लिखी हुई है, कोई भी अधिकारी किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से गिरफ्तार नहीं कर सकता। लेकिन अगर गिरफ्तार कर भी लिया है, मनमाने ढंग से नहीं, किसी कारणवश, मान लीजिए किसी ने FIR कराई और उस तौर पर जो है कोई भी अधिकारी आपको गिरफ्तार करने के लिए आता है या किसी भी नागरिक को गिरफ्तार करने के लिए आता है, तो उसके पास 3 अधिकार होंगे। कौन कौन से होंगे? तो सबसे पहले गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष, यानी जो दंड अधिकारी होते हैं उनके समक्ष प्रस्तुत करना होगा, पेश करना होगा, केवल आने जाने का समय छोड़कर। ठीक है, आने जाने का समय छोड़कर 24 घंटे के अंदर उसको दंडाधिकारी के सामने पेश करना होगा। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि उसे गिरफ्तार करने का कारण बताना होगा कि तुम्हें जो है इसलिए गिरफ्तार किया गया है ना। तो पहला कारण बताना होगा। इस तरीके से आप याद कर लें कि पहले गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को कारण बताना होगा कि इसलिए गिरफ्तार किए गए। दूसरी बात, 24 घंटे के भीतर दंडाधिकारी के सामने प्रस्तुत करना होगा, आने जाने का समय काटकर। और तीसरी बात जो इसमें कही गई है, तीसरी है कि उसको अपनी पसंद का वकील करने की अनुमति होगी, अधिकार होगा उस व्यक्ति को, मतलब अपने पसंद के वकील से वो राय भी ले सकता है। तो ये 3 बातें तो इसमें मोटी मोटी हैं। अब दोस्तों ये गिरफ्तारी वाला मुद्दा खत्म हो गया, है ना। अब आते हैं निवारक निरोध की तरफ, है ना। निवारक निरोध दोस्तों, आर्टिकल 22 का 1 और 2, है ना। आर्टिकल, इसके कई भाग हैं 22 के, तो 1 और 2 ये तो यही बातें कहते हैं जो मैंने आपको समझाई कि पहला क्या था। पहला तो यही था, कोई भी अधिकारी मनमाने ढंग से किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकता। दूसरा जो था, दूसरे के अंदर ये तीनों सुविधाएं दे दी गई थी 24 घंटे के अंदर, और क्या नाम है, अपनी पसंद का वकील और उस गिरफ्तार लेने का कारण, है ना। ये 2 के। अब 3, 4, 5 और 6 ये पूरा आधारित है निवारक निरोध पर। अब ये निवारक निरोध क्या है, इसको समझना जरूरी है। निवारक निरोध का मतलब ये है दोस्तों कि किसी को बिना कारण बताए भी गिरफ्तार कर लेना। थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा आपको सुनने में कि किसी को बिना कारण बताए गिरफ्तार कर लेना। इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई अपनी मनमानी चलाए। इसका आशय ये है कि किसी को जुर्म के लिए सजा नहीं देनी, उसको जुर्म करने से रोकना है। मतलब जिस व्यक्ति पे शक है कि ये व्यक्ति, कहीं से सूचना मिली कि वो व्यक्ति ये कांड कर सकता है, तो उस व्यक्ति को पहले ही गिरफ्तार कर लिया। ऐसा नहीं है कि मतलब ये भी ठीक है, ये कानून भी ठीक है कि आपको ठोस जानकारी तो मिल गई, है ना, कि वो व्यक्ति जुर्म करेगा, रात को 8 बजे करेगा, और आप हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं कि जब जुर्म करेगा उसके बाद ही गिरफ्तार करेंगे, है ना। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये आर्टिकल है कि आपको अगर सूचना मिली है तो आप उसको शक के आधार पर पहले भी गिरफ्तार कर सकते हैं ताकि वो जुर्म ना कर सके, है ना। और ऐसे व्यक्ति को दोस्तों 3 महीने तक निरुद्ध किया जा सकता है। ऐसे व्यक्ति को 3 महीने तक निरुद्ध किया जा सकता है। अब कहोगे निरुद्ध क्या है ना, ये भी है ना कि निरुद्ध क्या है। तो दोस्तों कुछ अध्यापक, कह सब तो नहीं है लेकिन कुछ मैंने 1-2 देखे हैं कि कुछ ऐसे लोग भी संविधान पॉलिटी पढ़ाने लगे हैं जिन्हें शब्दों के अर्थ तक मालूम नहीं है ना। तो मेरा आशय किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, लेकिन मेरा कहने का मतलब यही है कि आप किसी को कोई बात समझा रहे हैं तो आपके पास तर्क के साथ
बातें मालूम हो आप उसको अच्छे से समझाएं, है ना। तो देखो नुरुद्दु का क्या मतलब है दोस्तों, इसका भी मोटा मोटा अक्षर मतलब अगर मैं बताऊं तो इसका मतलब भी गिरफ्तार होता है। लेकिन गिरफ्तार शब्द जैसे ही हम सुनते हैं ना तो इसका मतलब एकदम समझ में आ जाता है कि उसने कोई जुर्म किया होगा, इसलिए पुलिस उसको गिरफ्तार करके ले गई। लेकिन नुरुद्दु का यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। इसमें क्या है, नुरुद्दु का मतलब ये हो जाए कि जुर्म करने से पहले ही उसको पुलिस पकड़ कर ले जाती है ना। तो इसकी पहले ही पुलिस पकड़ के ले जाती है, लेकिन हुआ तो गिरफ्तार ही। तो थोड़ा सा डिफरेंस है गिरफ्तार में और निरुद्ध में, लेकिन अर्थ अगर देखा जाए मोटे तौर पर तो एक ही बात है। अब इसकी जो अवधि है दोस्तों वो 3 महीने की होती है, यानी ऐसे व्यक्ति को आप केवल 3 महीने तक ही गिरफ्तार करके निरुद्ध करके रख सकते हो। अगर 3 महीने से ज्यादा आप रखना चाहते हो तो सलाहकार बोर्ड की राय लेनी, सलाह लेनी अनिवार्य होगी। ठीक है दोस्तों, अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसकी जरूरत क्यों पड़ी ये भी तो मोटा सवाल है ना। तो इसकी जरूरत देखो आमतौर पर तो नहीं पड़ती है, लेकिन जो बेसिक मोटे मोटे कारण हैं उसमें, जैसे कि अगर मोटे मोटे कारण मैं आपको बताऊं, जैसे कि राष्ट्र हित में अगर आप हो और आपको लग रहा है कि कोई व्यक्ति राष्ट्र हित की नहीं सोच रहा है, एकता अखंडता को खत्म करना चाह रहा है, आतंकवादी गतिविधियां आपको कहीं नजर आ रही हैं, तो इस तरह के कानून जो है बनाने पड़ते हैं। समय समय पर बनाए भी गए हैं। संसद के पास ये अधिकार देता है आर्टिकल 22 कि आप समय समय पर निवारक निरोध के अंतर्गत कोई कानून बना सकते हैं और उसका पालन भी कर सकते हैं और फिर बाद में उसको खत्म भी कर सकते हैं, ये भी पावर है। तो इसी प्रकार निवारक निरोध के अंतर्गत कई सारे दोस्तों अभी तक कानून बन चुके हैं और वो समाप्ति हो जाए। जैसे कि निवारक निरोध वाला एक मामला है, वो निवारक निरोध के अंतर्गत सबसे पहले हम पढ़ेंगे मीसा, है ना। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि इस पर बहुत लंबी डिबेट है, बहुत लंबी बहस है। ये दोस्तों 1971 में इंदिरा गांधी जी ने बनाया था। क्यों बनाया था आपको पता है, उस समय बांग्लादेश का जन्म हुआ था, मतलब इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था और उधर बांग्लादेश का निर्माण हो रहा था। मतलब था तो वो पहले से ही, लेकिन बांग्लादेश एक नया देश बनकर सामने आ रहा था, पहले वो पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा ही माना जाता था। तो हम कह सकते हैं कि बांग्लादेश उस समय जन्म ले रहा था, इंडिया पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था। तो इसलिए दोस्तों इंदिरा गांधी ने ये कानून बनाया हाथों हाथ मीसा 1971 में, ताकि ऐसे समय पे ये दोस्तों आतंकवादी गतिविधियां ज्यादा चरम सीमा पर होती हैं, ज्यादा एक्टिव हो जाती हैं। तो मीसा के अंतर्गत पुलिस जब चाहे जिसको भी उठाकर जेल में डाल सकती थी, क्योंकि एक तरफ तो युद्ध लड़ रहा है, युद्ध है, तो युद्ध में सीमा पर लड़ेंगे या फिर जो हमारे आस्तीन के सांप है, मतलब जो अंदर के दुश्मन हैं, वो अगर ऐसी गतिविधियां कर रहे हैं तो उनसे लड़ेंगे। तो इसलिए लड़ो मत, डायरेक्ट उठाओ और जेल में डाल दो। मीसा का मतलब यह हुआ करता था। लेकिन दोस्तों इसका दुरुपयोग भी हुआ। कब हुआ? 1975 में हुआ, जब हमारे देश में आपको पता है आपातकाल लगाया गया था, इमरजेंसी लगाई गई थी। तो इसका दुरुपयोग कह सकते हैं, लेकिन सरकार के हिसाब से तो ये सदुपयोग ही था। इंदिरा गांधी की ही सरकार थी इस समय भी और उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी, आपातकाल उन्होंने लगाया था। तो जो भाजपा नेता थे जो विरोध में थे किसी बात को लेकर के, तो मीसा के अंतर्गत उन्हें जो है जेल में ठूंस दिया गया था। ठीक है, उन्हें जो है जेल में ठूंस दिया गया था। अब 1978 में जैसे ही भाजपा की सरकार आती है, क्योंकि दोस्तों इमरजेंसी लगाना कोई आसान नहीं होता, और इमरजेंसी अगर आपने लगा दी है तो इसका बहुत ज्यादा जो प्रभाव पड़ता है दोस्तों वो देश की जनता पर पड़ता है। और देश की जनता सरकार बनाना जानती है तो सरकार पलटना भी जानती है। इसलिए इमरजेंसी जब 1975 में लगी तो उसके तुरंत बाद 1978 में भाजपा की सरकार आई, और बनते ही उन्होंने सबसे पहले जो एक काम किया था ना, वो क्या है, इस मीसा को खत्म कर दिया गया था। तो आपसे पूछा जाता है मीसा कानून किसके अंतर्गत आता है? निवारक निरोध के अंदर आता है। कब बनाया गया था? 1971 में। और कब समाप्त किया गया था? 1978 में, है ना। 1975 में इसका दुरुपयोग हो गया था कि भाजपा के जितने भी अच्छे अच्छे नेता थे उनको जेल के अंदर ठूंस दिया गया था एक तरीके से। ठीक, अब इसके बाद दोस्तों इसमें और भी बहुत सारे बने, जैसे कि एक एक्ट आपने सुना होगा, तस्करी वाला जो एक्ट था, उसका ऐसी कुछ नाम मेरे दिमाग से फिसल रहा है। कॉफी पोसा जो तस्करी के अंतर्गत आता था, एक कानून वो बना था। फिर ये 1974 में बना था। फिर 1980 में रासू का आप जानते ही हैं, वो बना था, वो भी निवारक निरोध के अंतर्गत ही बनाया गया था। फिर उसके बाद में टाडा, है ना,
टाडा एक कानून बना था, इसी के अंतर्गत बना था। ये भी आतंकवादी टेररिज्म से ही संबंधित था और ये 1985 में बना गया था दोस्तों, है ना। यानी आतंकवादी गतिविधियों में अगर आपको शक है कि वो व्यक्ति सम्मिलित है तो उसको गिरफ्तार कर सकते हैं, या फिर कोई सहायता कर रहा है ऐसे ही किसी समूह की या ऐसे ही किसी व्यक्ति की जो कि आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हो, मतलब जो शामिल है या फिर जो उससे किसी भी तरीके से कनेक्टेड है, तो टाडा के अंतर्गत उसको गिरफ्तार कर लिया था 1985 में। एक मूवी आई थी दोस्तों संजू, तो संजू में वैसे रियल तो यही है कि संजय दत्त को भी टाडा के अंतर्गत एक बार गिरफ्तार किया गया था, है ना। और ये बनाया क्यों था, इसका भी एक कारण था दोस्तों। 1985 में क्यों बनाया गया था, क्योंकि आपको पता है जब 75 में इमरजेंसी लगी, सरकार गिर गई कांग्रेस, उसके बाद भाजपा आई, भाजपा के तुरंत बाद इस समय कौन थी, इस समय फिर कांग्रेस आ गई थी। और कांग्रेस जब आ गई थी तो आपको पता होगा ऑपरेशन ब्लू स्टार पंजाब में चलाया गया था इंदिरा गांधी द्वारा, है ना। वो भी आतंकवादी चीजों से ही सम्मिलित था और इसीलिए ये बनाना पड़ा टाडा 1985 में। तो ब्लू स्टार हुआ, और ब्लू स्टार जब हुआ तो उसी समय दोस्तों इंदिरा गांधी की हत्या भी कर दी गई थी। जब हत्या कर दी गई थी तब जो है इसका बहुत ज्यादा महत्व था, है ना। ब्लू स्टार हुआ, इसकी भी एक लंबी कहानी है क्यों हुआ था ब्लू स्टार, फिर आतंकवादी गतिविधियों के कारण ही समझ लें या फिर ब्लू स्टार का बदला समझ लें, जो कि इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी, है ना। तो टाडा बना 1985 में, इसकी पृष्ठभूमि क्या थी ये भी मैंने बता दी। अब इसके अंतर्गत संजय दत्त को भी गिरफ्तार किया गया था, वो संजू मूवी में कहते भी हैं कि एक बार मुझे टाडा के अंदर गिरफ्तार कर लिया था। तो टाडा ये टेररिज्म सही था, कानून 1985 में इसको बनाया गया था। तो दोस्तों ये मोटी मोटी बातें जो आपके लिए काम की थी, और जितना मेरे लिए मतलब जितना मुझे लगा कि आपके लिए क्या क्या जरूरी हो सकता है, ये सब बातें मैंने इस वीडियो में सम्मिलित करने की कोशिश की है। वीडियो आज फिर लंबा हो गया, मैं क्या करूं, समझ नहीं आता है कि शॉर्ट वीडियो किस तरीके से बनाऊं, लेकिन फिर भी आपके काम का ही है। आप इसको अच्छे से पढ़ें, अच्छे से नोट बनाएं, और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं विदा लेता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।